नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा बधूनी से नसरुल्लागंज में 2 अप्रैल यानी आज से गौरव दिवस मनाया जा रहा है। गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद रमाकांत भार्गव और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत कई अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में नसरुल्लागंज के जो निवासी रोजगार या व्यापार के लिए बाहर चले गए हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नगर का नाम रोशन करने वालों को और जो व्यक्ति हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नसरुल्लागंज को करोड़ों रुपए के निर्माण और विकास कार्यों की सौगात देंगे। नसरुल्लागंज में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कृषक संगोष्ठी भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री चौहान द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि कृषक संगोष्ठी भवन में किसानों से खेती के संबंध में चर्चा भी की जाएगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा नगर परिषद द्वारा निर्मित सेल्फी पॉइंट का अवलोकन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना, धारणाधिकार योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के कुल 15 हितग्राहियों को मंच के द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शासकीय महाविद्यालय नसरुल्लागंज के विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई और अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री छात्रों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कई स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने के लिए भी प्रेरित करेंगे। इसी के साथ ही शहरी आजीविका मिशन नसरुल्लागंज के अंतर्गत रोजगार परीक्षणार्थियों से चर्चा भी करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। सियासत की सरगर्मियां कुछ इस कदर तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दरअसल उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी और जोगी कांग्रेस एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। उधम सिंह आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी उपचुनाव जीतने के लिए 24 घंटों के अंदर खैरागढ़ के जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की घोषणा पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर ये निशाना साधा। तो वहीं उसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने भी तीखा पलटवार कर दिया। दरअसल गुरुवार की खैरागढ़ उपचुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें सबसे बड़ी घोषणा खैरागढ़ को एक नया जिला बनाने की हुई। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट भी किया और चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को छुई खदान गड़ई जिला बनाने की घोषणा कर दी। साथ ही आपको बता दें कि सलहेवारा को पूर्ण तहसील और ज्वालाबांधा को उप तहसील बनाने का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही खैरागढ़ में स्वर्गीय देवव्रत सिंह की आदमकद प्रतिमा भी लगाई जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अब निशाना साध दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 3.25 साल में खैरागढ़, खोई खदान और गुंडई में 1 रुपए का निर्माण नहीं कराया और अब शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और बकाया बोनस देने की तरह 24 घंटे में जिला बना देंगे। देवव्रत सिंह जी जब कांग्रेस में थे तब प्रताड़ित किया और अब उनकी प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि डॉक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि ये नवा छत्तीसगढ़ है जो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। यहाँ 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ होता है, आदिवासियों की जमीन वापस होती है और फिर 24 घंटे तो बहुत है। आप सब देखते जाइए, जिला भी बनेगा और जिला बनकर रहेगा। आगे उन्होंने लिखा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट में करीब 845 अरब 11 करोड़ 72 लाख 28 हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जेंडर बजट 27% था, जिससे बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है। दरअसल जेंडर बजट स्टेटमेंट में अब 28 की जगह 33 विभाग शामिल किए गए हैं। साल 2022 और 23 में लगभग 403 योजनाओं के लिए जेंडर बजट की व्यवस्था की गई है। इसमें 47 योजनाएं 100% महिलाओं को लाभान्वित करने वाली हैं और 356 प्रो महिला योजनाएं हैं।
प्रदेश में यूएन वुमेन के सहयोग से जेंडर बजट का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जेंडर बजटिंग एक सतत प्रक्रिया है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ में पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी ये लाभ प्राप्त हो। और इसी साल प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन योजना शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र की महिलाओं को ये लाभ मिल सकेगा। ये भी आपको बता दें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य था जिसने 2011 और 12 की तुलना में 2017 और 18 में महिला कार्यबल भागीदारी दर में वृद्धि दर्ज की है। साथ ही साल 2019 और 20 में 23.4% की तुलना में साल 2020 और 21 में महिला श्रम बल की भागीदारी 36% थी। मध्य प्रदेश में भारत का दूसरा ऐसा ये बड़ा राज्य बन बैठा है जहां पर पुरुषों और महिलाओं की आबादी करीब 52% और 48% है। प्रदेश में इस साल 35 विभागों ने अपनी योजनाओं को जेंडर संबंधित रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसमें गृह, वित्त, परिवहन, खेल और युवा कल्याण, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, श्रम, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नगरीय विकास और आवास, स्कूल शिक्षा विधि और विधायी कार्य, पंचायत, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, संस्कृति, पर्यटन, पशुपालन और डेयरी, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास, महिला बाल विकास, कुटीर और ग्राम योग, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, असुनिश्चित जाति कल्याण और ग्रामीण विकास, औद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण, आयुष, धुमकर जैसी तमाम योजनाएं और तमाम विभाग इसमें शामिल किए गए। तो वहीं मध्य प्रदेश में अवादा एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में रुचि दिखाई है। साथ ही इस समूह ने मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन करने की इच्छा जताई, जिसके लिए उसने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में अवादा समूह के चेयरमैन विनीत मित्तल, प्रेसिडेंट वीनू जॉर्ज और मृत्युजा काकूजी ने भेजकर निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदृष्टिता का परिचय देते हुए ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया है। इसी क्रम में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने का कार्य किया है। मध्य प्रदेश में भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की नीति के प्रकाश में इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले संस्थानों को राज्य सरकार आवश्यक सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अवादा एनर्जी समूह के प्रस्ताव का अध्ययन कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश संभावनाओं के संबंध में विचार के बाद आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान से मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के एमडी और सीईओ मार्क सुल्ताना ने बात की है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान एडवाइजर जितेंद्र शर्मा, ईडी वर्धमान वी और जैन और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट संतोष मुछाल ने भी भेंट की और भेंट करके आपको बता दें कि करीब 450 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव से उन्हें अवगत कराया है। मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात के दौरान ही मेसर्स सागर ग्रुप के चेयरमैन सुधीर कुमार अग्रवाल और एमडी सिद्धार्थ अग्रवाल ने 450 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि तामोट जिला रायसेन में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश से बेटियों को आर्थिक संबल मिलेगा। करीब 1,500 बेटियों को रोजगार और हॉस्टल सुविधाएं प्रदान की गई। साथ ही सागर ग्रुप द्वारा अन्य टेक्सटाइल उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने की पहल की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने करीबी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए छठे वेतनमान मंथ में देय महंगाई भत्ते की दर में 1 मार्च 2022 से 25% की वृद्धि कर दी है। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से शुरू होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और इस वृद्धि से महंगाई भत्ते की दर 1 मार्च 2022 से 196% हो जाएगी। ये वृद्धि छठवां वेतनमान है जहां पर वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के परिपत्र 26 अक्टूबर 2021 द्वारा राज्य शासन के छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को मार्च 2022 से 171% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था
और अब शासन द्वारा महंगाई दर में बढ़ोतरी के निर्णय से छठे वेतनमान में महंगाई भत्ते की दर मार्च 2022 से बढ़ा करके अब 196% हो जाएगी। इसका लाभ मध्य प्रदेश के निगम मंडल के कर्मचारियों को होगा, जहां अभी 7वां वेतनमान लागू है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया है। बताते चलें आपको कि लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च से समाप्त कर दी गई और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वो डिफॉल्टर हो जाएंगे और डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। और महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया है। कमलनाथ समेत अनेक नेताओं ने गैस की खाली टंकी और बाइक पर फूल माला चढ़ाकर, इसके बाद ढोल मंजीरे और थाली बजाकर महंगाई डायन खाए जात है गाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कमलनाथ ने कहा है कि पूरा देश महंगाई से परेशान है, लेकिन पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान इससे कोई इनका लेना देना नहीं है। सच्चाई है कि जितनी पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ती है उतना पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है। कमलनाथ बोले कि पीएम से कहना चाहूंगा कि दाढ़ी बढ़ाना थोड़ा कम कर दीजिए ताकि जनता को महंगाई से राहत मिल सके। यह आंदोलन कांग्रेस के महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आह्वान पर हुआ है। यही नहीं बल्कि कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराब सस्ती और दूध पेट्रोल महंगा हो गया है। सीएम शिवराज सिंह महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सरकार के समय मंत्रालय साइकिल से जाने की बात करते थे और अब वो कब साइकिल से मंत्रालय जाएंगे। शिवराज ने झूठे और आश्वासन की फैक्ट्री खोल रखी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व सीएम कमलनाथ 2 पद पर बने हुए हैं। पहला नेता प्रतिपक्ष का पद है और दूसरा पक्ष है प्रदेश अध्यक्ष का। इसको लेकर उनके प्रश्न उनसे किया गया, जहां पर कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी पद पर रहने का इच्छुक नहीं हूं, मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। जैसा फैसला होगा ठीक है। मैं 2018 में अध्यक्ष बनने का इच्छुक नहीं था, दिल्ली में संतुष्ट था, लेकिन 1 मई 2018 से यहां शिफ्ट हुआ हूं और अब 2 साल से नेता प्रतिपक्ष हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर कमलनाथ ने यह भी कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी चुनौती हैं या नहीं, ये जनता डिसाइड करेगी। जनता ने तो गुना में तय कर लिया है कि कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा कि अब तो कहेंगे ही कि किसी पद पर नहीं रहना, अब इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की ओर करेंगे, जहां से खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कुछ ही दिनों से लगातार आदिवासियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। हाल ही में सुकमा कलेक्ट्रेट का घेराव करने के दौरान आदिवासियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट तोड़ने के लिए अंदर प्रवेश कर कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बाद दंतेवाड़ा जिले के कचे कल्याण ब्लॉक में तहसील कार्यालय का घेराव करने के बाद शुक्रवार को नारायणपुर जिले में भी ग्रामीणों ने राघवघाट प्रदान करा है। आपको बता दें कि राघवघाट खदान को बंद करने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान ये भी ग्रामीणों की भीड़ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी और इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस बलों के साथ ग्रामीणों की जमकर जुमा झटकी भी हुई और इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, साथ ही ग्रामीणों को भी चोट आई है। दरअसल जिले के रावघाट खदान क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से इस खदान को बंद करने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को लेकर रावघाट संघर्ष समिति के द्वारा जिला प्रशासन को 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए रावघाट संघर्ष समिति के साथ एक बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। ग्रामीणों की भीड़ जब कलेक्टर कार्यालय के परिसर में घुसने लगी तो इस दौरान पुलिस की उनके साथ झड़प हो गई। तो वहीं ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज के आरोप में नारायणपुर के एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर ने
ये कहा है कि ग्रामीणों को रोकने के लिए बल की तैनाती की गई थी और उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से रोका गया है। ग्रामीणों के द्वारा जो लाठीचार्ज का आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है और भीड़ अधिक होने की वजह से ग्रामीण बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश के कारण घायल हुए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में नारायणपुर के एसडीएम जितेंद्र कुर्रे ने कहा है कि ग्रामीणों के द्वारा 12 सूत्रीय मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे शासन और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर उचित निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सरगुजा से एक खबर सामने आ रही है, जहां जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे प्रोफेसर गोपाल राम की चर्चा देश भर में हो रही है। पूर्व विधायक राम गोपाल, आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता को 20,000 करोड़ रुपए बांटने का इन्होंने ऐलान किया है। धन पाने की लालच में पूर्व विधायक के पास लोग दस्तावेज जमा कराने लगे, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि बिना वजह कोई इतनी बड़ी रकम क्यों बांटेगा। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता प्रोफेसर गोपाल राम सीतापुर क्षेत्र में लोगों के बैंक खातों में बड़ी रकम डालने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर गांव-गांव घूमकर लोगों के बैंक खातों की जानकारी लेने में जुटे हैं और पूर्व विधायक का ये कहना है कि उनके बैंक खाते में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रुपए मिलने वाले हैं। रुपए मिल जाने पर लोगों के खाते में वो पैसे डाल दिए जाएंगे। प्रोफेसर गोपाल राम के वादे से लोग हैरत में पड़ गए हैं। तो वहीं तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने प्रोफेसर गोपाल राम के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य दस्तावेज जमा करा दिए हैं। दस्तावेज जमा कराने के पीछे लोगों का मानना है कि घर के मुखिया को 2 लाख रुपए, 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 लाख और 15 साल से कम वालों को 50,000 रुपए के वादे के मुताबिक मिलेंगे। और अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को पूर्व विधायक की बातों में आकर फॉर्म जमा कराते हुए भी देखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने पूर्व विधायक के वादे पर सवाल उठा दिया है। बहरहाल पूर्व विधायक के दावे की सच्चाई आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर समेत कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये अभियान मचा है और जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। पूर्व विधायक के दावे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दल भी असमंजस की स्थिति में है। प्रदेश के खाद्य मंत्री और सीतापुर विधानसभा से वर्तमान विधायक अमरजीत भगत ने इस दावे पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि तरीके से 20,000 करोड़ रुपए लोगों को मिलना खुशी की बात होगी, लेकिन लोगों को किसी तरह की ठगी के शिकार होने से बचने का ध्यान भी रखना चाहिए। पूर्व विधायक गोपाल राम ने बताया है कि अभी भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण फैला है। इस दौरान कई लोग स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस कार्यक्रम को बनाया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक मदद की जाए। हमने लोगों को फ्री में पैसे देने का निर्णय लिया है। हर परिवार से एक कार्यकर्ता होगा। कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए देंगे और बाकी बचे हुए वयस्कों को काम दिया जाएगा। आपको बता दें कि 16 साल से ऊपर के लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का प्लान बनाया गया है। 15 साल से नीचे वालों को 50,000 रुपए देने का दावा किया गया है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को 3 महीने बाद बिलासपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल की कोर्ट से शुक्रवार को कालीचरण को जमानत मिली है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड और 50,000 डिपॉजिट करने की शर्त पर कालीचरण को यह जमानत दी है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कालीचरण की जमानत याचिका पर यह सुनवाई की थी और इसी दौरान सरकार वकील ने जमानत याचिका के खिलाफ अपना कहा है कि उनको अपनी हरकतों का कोई पछतावा नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि आशंका है कि जमानत मिलने की स्थिति में जेल से बाहर आने की सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। और वहीं कालीचरण ने वकील के कोर्ट में कहा कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रूप से बयान देना कोई अपराध नहीं है। कालीचरण के 90 दिनों से जेल में बंद होने की खबर है और उसे जमानत का अधिकार है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि शुक्रवार को अरविंद कुमार चंदेल कालीचरण को जमानत दे दी गई और गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में पिछले साल 25 से 26 दिसंबर को आयोजित एक धर्म संसद में कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ टीकापारा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया था। इसके बाद रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्य प्रदेश से 30 दिसंबर की सुबह गिरफ्तार किया, जिसके बाद कालीचरण जेल में बंद था और अब जिला न्यायालय के द्वारा जमानत मिलने पर कालीचरण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
तो वहीं छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने कापू थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझा ली है। इस वारदात को एक ही परिवार के 4 लोगों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में बाप, बेटा और बहू सास को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि गुरुवार को कापू थाना क्षेत्र के ग्राम धवई डांड में मौजूद एक जंगल में मां बेटे समेत 3 लोगों की शत विशत लाश मिली थी, जिनकी शनाख्त धायवडांड निवासी अमृतलाल ने की थी। और आपको बता दें कि अज्ञात आरोपी तीनों की निर्मम हत्या कर फरार हो गए थे। तो वहीं एक परिवार के ही 3 सदस्यों की जंगल में एक ही स्थान पर शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई। इधर घटनास्थल के आसपास मिले खून के निशान हत्या की वारदात को लेकर कई तरह के संदेह को जन्म दे रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ही खुद रायगढ़ एसपी अभिषेक मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और इस मामले की जांच शुरू की गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों को हत्या से जुड़े हर पहलू की बारीकी से तफ्तीश करने के भी निर्देश दिए गए। जब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड की कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि जंगल में ही महुआ संग्रहण के लिए ठहरे हुए अन्य परिवारों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर रहे फूलसाल अगरिया और उसकी पत्नी टूनी बाई को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, पहले दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद दोनों पति पत्नी ने इस हत्याकांड को अंजाम देना स्वीकार किया। एसपी ने यह भी जानकारी दी कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी विकेश अगरिया अपनी पत्नी के साथ देर रात ही ग्राम चल्हा लौट गया था, जबकि उसके माता पिता वहीं जंगल में ही रुके थे ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझते ही अब पुलिस ने इस घटना के बाद से फरार विकेश और उसकी पत्नी को गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान मामला दर्ज कर दोनों ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन श्रद्धालु माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए हर वो कोशिश करते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मां को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंच गई है। आइए मां के शौर्य के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। और साधना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। जब हम भक्त का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरीके का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है, आपको बताते चले कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति ये समझ रही थी कि शायद उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए उन्हें जाना उचित नहीं लग रहा। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का शिव जी से आग्रह करने लगी। सती के न मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने सती को अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती का मन दुखी हो गया। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसकी कल्पना शायद स्वयं दक्ष ने भी ना की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया। भगवान श्री को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बेहद दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है।
कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित है। मां शैलपुत्री के चरणों में आपको बताते चले कि गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।